हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आपके लिए लेकर आए आपके एमएचटी सीईटी एमसीक्यूज मॉक टेस्ट 9 का वीडियो सोल्यूशन। ये टेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बहुत सारे बच्चों ने ये टेस्ट ऑनेस्टली अटेम्प्ट किया है, तो उनको पता चला होगा कि इस टेस्ट के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डेप्थ वाले क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस नहीं थे। तो इस वीडियो सोल्यूशन को देखकर आपके बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। एक या दो क्वेश्चंस जो है उनका आंसर आपके जो सोल्यूशन शीट होता है उसमें शायद रॉन्ग दिया गया है, तो वो क्वेश्चन आप बोनस क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं, उसका मार्क्स आप काउंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखो, टेक्निकल एरर होता है, ऐप से पेपर सेट करते हैं तो कभी कभी ऐप अपनी मर्जी से आंसर का कोड बदल देता है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनका कोड बदल गया होगा, पर उसका करेक्ट आंसर क्या है वो मैं आपको बता दूंगी। आपको इस चीज से मतलब होना चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या है। ओके, तो वो आप करेक्ट कर लेना और उसको नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में याद रखना, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स हाउ मेनी बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। बेस पेयर मतलब क्या होता है, ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड है। समझो इधर पे ए है, एडिनाइन है और इधर पे थाइमिन है, तो इसको वन बेस पेयर बोलेंगे। तो ऐसे हमारे पास न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है। इस न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में ये जो डीएनए का एक टर्न होता है, इस एक टर्न में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? टेक्स्ट बुक में हमको क्लियर कट दिया गया है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल में इट कंटेन्स 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिप्रेजेंट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है? जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू है 120/80 और हाइपरटेंशन की ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या है? 140/100। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। गैसेज आर रिलीज्ड इन अ प्रोसेस ऑफ एनारोबिक स्लश डाइजेशन। एनारोबिक स्लश डाइजेशन मतलब क्या होता है? आपका टर्शरी ट्रीटमेंट वाला स्टेज। टर्शरी ट्रीटमेंट में 3 गैसेज रिलीज होते हैं। इसका आंसर आपके सोल्यूशन में रॉन्ग दिया गया है, आंसर 3 मार्क किया है, बट ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ये बोनस क्वेश्चन है, इसके मार्क्स आप कंसिडर कर सकते हैं। यस एवरीबडी, ऑल राइट। कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड इन अ वुमेन अंडर द इफेक्ट ऑफ विच हार्मोन। देखो, हमने वुमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, तो हमने क्या पढ़ा है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है फीमेल के, वो एफएसएच और एलएच हार्मोन बनाता है। एफएसएच हार्मोन से आपके फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और एलएच हार्मोन क्या करता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम को हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा प्रोजेस्ट्रॉन बनाने के लिए, और प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होती है। तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कंट्रोल्स प्रोजेस्टेरॉन. So corpus luteum produces progesterone and corpus luteum is controlled by LH hormone, and LH hormone is a type of HCG hormone. So human chorionic gonadotropin यानी कि GnRH या HCG hormone is responsible for control of corpus luteum. Next question. A person's heartbeat is more than 100 per minute, then he suffers from which particular disorder? अगर बहुत ज़्यादा हार्ट बीट है तो उसको बोलेंगे ट्रैकीकार्डिया। क्या बोलेंगे? ट्रैकीकार्डिया। स्लो है तो ब्राइडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डैश देन ओनली फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फीजिबल। कौन से कंडीशन में फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स विद इन 48 आवर्स ऑफ रिलीज ऑफ ओवम। अगर आपका ओवम रिलीज हुआ है तो ओवम सिर्फ 24 आवर्स के लिए वायबल रहता है, तो 24 आवर्स के अंदर ही आपका स्पर्म आपके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। The ovum and the sperms are transported simultaneously to the ampullary ischemic junction of the cervix. सर्विक्स के पास एम्प्यूला नहीं होता है, सो ये रॉन्ग है। एम्प्यूला किसके पास होता है? फेलोपियन ट्यूब के पास होता है। इधर पे ये लास्ट वाला वर्ड रॉन्ग है। द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन द फेलोपियन ट्यूब। ये राइट आंसर हो सकता है, लेकिन सिर्फ स्पर्म्स को वजाइना में रिलीज करने से ये स्पर्म एग तक पहुंचेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इससे भी कंफर्म फर्टिलाइजेशन होगा ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो अगर आपके स्पर्म्स और आपके ओवम एक साथ एम्पुलर रीजन के पास पहुंचते हैं, ठीक है, इधर से ऐसे एम्पुला के पास ये स्पर्म और यहाँ पे ओवम दोनों एक साथ एम्पुला के पास पहुंचते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैन डू नॉट मिक्स बिकॉज ऑफ। देखो, आपके हार्ट में 4 चेंबर्स प्रेजेंट है। ये एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट सेप्टम्स, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में भी सेप्टम प्रेजेंट है। ये देखो, ये एट्रियल और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम प्रेजेंट है। यस एवरीबडी, ये देखो यहाँ पे, ये आपका
एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है एंड इट ऑल्सो कंटेन्स इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, यानी कि इन दोनों के बीच में भी, दो ऑरिकल्स के बीच में भी सेप्टम प्रेजेंट है और ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में भी सेप्टम प्रेजेंट है। तो इसके वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 भी राइट आना चाहिए, लेकिन इधर पे सी दिया नहीं है, तो मेजोरिटी आंसर क्या दिया है, दो ऑप्शंस करेक्ट है, तो आप ये वाला सिलेक्ट करोगे। ऑप्शन नंबर 3 भी राइट है, लेकिन इधर सी दिया होता या ऑल ऑफ द अबव दिया होता तो आप ऑल ऑफ द अबव सिलेक्ट करते, लेकिन इधर पे दो ऑप्शंस दिया है और ये बोथ ए एंड बी दिया है, तो आप ए और बी दोनों को एक साथ तो टिक कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सिलेक्ट करेंगे। मैंने हमेशा आपको क्या बोला है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें से जो मैक्सिमम राइट होता है वो सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल लेयर्स वेयर, एंथर के पास 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर होती है एंडोथीशियम। एपिडर्मिस का काम होता है प्रोटेक्शन, एंडोथीशियम का काम होता है डेहिसेंस करना, एंडोथीशियम का काम होता है डेहिसेंस करना। फिर इसके बीच में होती है मिडल लेयर्स, इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और सबसे अंदर होती है टेप्टम। टेप्टम का काम होता है स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो टेप्टम लाइज नेक्स्ट टू एपिडर्मिस, नो, टेप्टम एकदम अंदर है। मिडल लेयर लाई बिटवीन एंडोथीशियम एंड टेप्टम, करेक्ट। मिडल लेयर किधर प्रेजेंट है, टेप्टम और एंडोथीशियम के बीच में प्रेजेंट है, सो दिस इज राइट, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। एंडोथीशियम लाइज इनर टू मिडल लेयर्स, नो, एंडोथीशियम मिडल लेयर के नीचे नहीं प्रेजेंट है, एंडोथीशियम एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है, सो दिस इज रॉन्ग। टेप्टम लाइज जस्ट इनर टू एंडोथीशियम, नो, टेप्टम किधर प्रेजेंट है, पहले एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम है, फिर मिडल लेयर्स है और फिर टेप्टम है, सो ये भी रॉन्ग है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। What is not true about autonomic nervous system? Autonomic nervous system का इधर पे क्या wrong statement दिया गया है। सबसे पहले तो it is autonomic, yes this is right. Autonomic nervous system controls and regulates the activity of voluntary organs, this is wrong. Autonomic nervous system involuntary actions control करता है, so option number 2 is wrong. Both subsystem have stimulatory and inhibitory effect on the organs, yes this is right. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जो आपके टारगेट ऑर्गन को या तो एक्टिवेट करते हैं या तो रिलैक्स करते हैं। इट इज डिविजिबल इनटू 2 टाइप्स, यस, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये वॉलंटरी ऑर्गन कंट्रोल नहीं करता है, ये इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फंक्शन सर्व्ड बाय पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन यानी पसीना आना। आपकी बॉडी में पसीना कब आता है, जब आपकी बॉडी को बहुत गर्मी लगती है, यानी टेम्परेचर रेगुलेशन करने के लिए, ये हमने पढ़ा है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। विच लिम्फ वेसल्स आर कॉल्ड लैक्टियल्स, लैक्टियल्स मतलब क्या होते हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था, हमारे इंटेस्टाइन के बीच में से आपका लिम्फ वेसल ट्रैवल करता है, इसको हम बोलते हैं लैक्टियल, तो लिम्फेटिक वेसल कमिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन। एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरली अकरिंग पार्थेनिक फ्रूट ए, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन आपको जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। देखो गुआवा में सीड्स होते हैं, एप्पल में सीड्स होते हैं, मैंगो में सीड्स होते हैं, ये सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन भी दिखाता है और पार्थेनोकार्पी भी दिखाता है, लेकिन बनाना सिर्फ पार्थेनोकार्पी दिखाता है, सो नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाना है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। देखो क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, टीसीए साइकिल, टीसीए का फुल फॉर्म क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो कितने कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ट्राई, ट्राई मतलब क्या होता है 3, तो आपको नाम से ही हिंट पता चल जाना चाहिए। ये देखो अपना जो सिट्रिक एसिड होता है इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है बेटा लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है, पैसेज ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन एंड आउट ऑफ द सेल। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सब कुछ अंदर नहीं आने देगी, जो जिसका साइज छोटा रहेगा वही मॉलिक्यूल्स आपके सेल के अंदर आते हैं। तो पैसेज ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल कौन डिसाइड करता है, आपका सेल वॉल, और सेल के अंदर जो भी आना है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी, और सेल के बाहर जो भी जाएगा वो सेल वॉल डिसाइड करेगा, सो दिस इज रॉन्ग। सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है और सिर्फ सेल कंटेंट्स नहीं होते, वाटर भी ट्रांसपोर्ट होता है, सोल्यूट भी ट्रांसपोर्ट होता है, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सॉरी सेमी परमिएबल, यानी साइज के हिसाब से ये मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर करेगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सिसिक एसिड इज इन्वॉल्व, एब्सिसिक एसिड यानी कि स्ट्रेस हार्मोन, जो आपके प्लांट को क्या बोलते हैं, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, यानी कि सीड को डॉर्मेंसी कर देगा, सीड के जर्मिनेशन को रोक देगा, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये सब तो प्रमोटिंग काम है, लेकिन ये इनहिबिटिंग काम है, एंड दिस इज डन बाय एब्सिसिक एसिड। In which of the following process DNA of nucleus passes genetic information to mRNA?
डीएनए से एमआरएनए कौन से प्रोसेस में बनता है? ट्रांसक्रिप्शन में। ये तो आपको आग बंद करके आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम इज कंपोज्ड इन ओवरी। कॉर्पस ल्यूटियम किधर बनता है? आपके ओवरी में, ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होने के बाद। एंजाइम इनोलेज catalyzes the conversion of 2-phosphoglyceric acid to phosphoenol pyruvate in the presence of which cofactor? ये जब मैंने आपको वन शॉट लेक्चर बनाया था तभी मैंने आपको बताया था कि आपको ये याद रखना है। अच्छा, मैंने इधर पे वो डायग्राम नहीं रखा है। ग्लाइकोलिसिस का पाथवे जाके देखो, आपका 2-phosphoglyceric एसिड जब आपके फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इधर पे Mg2+ आयंस यूज होते हैं, टेक्स्ट बुक में दिया है। यस एवरीबडी, ओके। डायनसेफ्लॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, देखो मेटेनसेफ्लॉन मतलब क्या होता है? मेटेनसेफ्लॉन इज योर हिंड ब्रेन। रोम्बेनसेफ्लॉन क्या होता है? रोम्बेनसेफ्लॉन इज योर हिंड ब्रेन। एंड टेलेनसेफ्लॉन इज नथिंग बट टेलेनसेफ्लॉन इज योर सेरिब्रम। बचा थैलामेनसेफ्लॉन। थैलामेनसेफ्लॉन आपके डायनसेफ्लॉन को बोलते हैं क्योंकि डायनसेफ्लॉन में थैलामस और हाइपोथैलामस होता है। तो थैलामस थैलामस थैलामस, इसीलिए इसको थैलामेनसेफ्लॉन बोलते हैं। एनसेफ्लॉन मतलब ब्रेन। एनसेफ्लॉन मतलब क्या होता है? ब्रेन का पार्ट। और थैलाम वर्ड यानी कि आपके थैलामस वाला पार्ट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि डायनसेफ्लॉन को क्या बोलते हैं? थैलामेनसेफ्लॉन। ओके, नेक्स्ट, ये देखो, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी। ये 3 ऑप्शंस आपके इस चार्ट में नहीं दिया है, इसका मतलब राइट आंसर लास्ट वाला है। आई मीन ये 3 ऑप्शंस आपके इसमें दिया है, चार्ट में दिया है, ये वाला ऑप्शन नहीं दिया है, तो यही लास्ट ऑप्शन बचता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the common effective antibiotic widely used against typhoid bacteria? Human health and diseases का क्वेश्चन। कौन सा एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं? बेसिकली हम क्लोरोफिनिकॉल या क्लोरामफिनिकॉल यूज करते हैं, या क्लोरोसाइटिन यूज करते हैं, क्लोरोमाइसिटीन यूज करते हैं। तो क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोफिनिकॉल, ये सब सेम ही पर्टिकुलर ब्रांड है। तो टाइफॉइड ट्रीट करने के लिए हम क्लोरामफिनिकॉल यूज करते हैं। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में ये वर्ड नहीं दिया है बट क्लोरोमाइसिटीन दिया है, और थ्योरी में पढ़ाते वक्त हमने डिस्कस किया है कि क्लोरोमाइसिटीन से रिलेटेड जो भी एंटीबायोटिक्स है वो आपके टाइफॉइड में ट्रीट हो सकते हैं। एन अलील इज रिसेसिव इफ इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन डैश कंडीशन। रिसेसिव मतलब क्या होता है? दोनों अलील सेम होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। सेम अलील रहेगा तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस। सो अलील इज रिसेसिव ओनली इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन। F1 जनरेशन हमेशा हाइब्रिड होता है, तो ये रिसेसिव नहीं हो सकता क्योंकि एक कैपिटल एक स्मॉल रहता है। हेट्रोजाइगस में भी एक कैपिटल एक स्मॉल रहता है। होमोजाइगस रहेगा तो रिसेसिव है, लेकिन हेट्रोजाइगस रहेगा तो ये डोमिनेंट हो सकता है। सो ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। What is a fruit softening enzyme present in tomato? बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। टोमेटो में फ्रूट को सॉफ्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। Which of the following fungus is present symbiotically in root cortex? कौन सा पर्टिकुलर फंगस हमारे रूट कॉर्टेक्स के साथ सिम्बायोसिस में रहता है? अंदर, रूट कॉर्टेक्स के अंदर, सो एंडोमाइकोराइजे। और रूट के ऊपर एक्टोमाइकोराइजे। माइकोराइजे क्या करेगा? अपने रूट को वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। The drug that increases the activity of nervous system and increases alertness is known as which drug? कौन से ड्रग के वजह से अचानक से नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आपका अलर्टनेस इंक्रीज हो जाता है? देखो, सिडेटिव्स क्या करते हैं? आपको स्लीपी स्लीपी फील कराते हैं, तो इधर पे आप अलर्ट होने की जगह और उल्टा गायब हो जाओगे। डिप्रेसेंट भी आपको नींद दिलाता है, और हेलुसिनोजन से तो आपको एक की जगह दो दो चीजें दिखाई देती है, तो ये भी आपको अलर्ट नहीं करता है, ये भी अलर्ट नहीं करता है। स्टिमुलेंट आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन। एन अलगे डैश कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। यस, कौन सा अलगे हम फूड के लिए यूज कर सकते हैं? क्लोरेला। ओके, सो दिस अलगे कैन बी यूज्ड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। सैंडविचेस वगैरह में, फॉरेन कंट्रीज में ये यूज किया जाता है। मैच द फॉलोइंग। ह्यूमन एक्सक्रीशन चैप्टर, क्लास 11th। अलग अलग मोड ऑफ एक्सक्रीशन हमने पढ़ा था, अमोनोटेलिज्म, यूरोटेलिज्म, ग्वानोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। तो उधर पे आपको ये ऑप्शंस दिए थे, सबका एग्जांपल याद करो। आपका जो फ्रॉग होता है वो अमोनिया एक्सक्रीट करता है, टैडपोल, क्योंकि वो ज्यादा वाटर में प्रेजेंट होता है। आपका जो टर्टल है ये यूरिया एक्सक्रीट करता है क्योंकि इसके पास पानी थोड़ा कम होता है। स्नेल जो है ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करती है क्योंकि इसके पास 10 ml पानी भी नहीं रहता है। पेंगुइन्स ग्वानिन एक्सक्रीट करते हैं बिकॉज ये ग्वानिन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, क्लास 11th एक्सक्रीशन चैप्टर में ये दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर? पीसीआर में हम हाई टेम्परेचर वाला एंजाइम यूज करते हैं जो कि थर्मस एक्वेटिकस से ऑब्टेन किया जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है टैक पॉलीमरेज एंजाइम। एन एबिलिटी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू डिस्टिंग्विश वेरियस माइक्रोब्स इज कॉल्ड एज। देखो, आपका इम्यूनिटी यानी आपके जो इम्यून सेल्स है वो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे पहचान सकते हैं? बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक एक्टिविटी। सो स्पेसिफिसिटी यानी कि हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट है।
The protoxin produced by B thuringiensis gets converted in active form after ingestion by an insect due to। देखो ये जब B thuringiensis इंसेक्ट के स्टमक में जाता है तो आपका ये B thuringiensis से जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है वो एक्टिव हो जाता है। क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि इंसेक्ट के स्टमक का पीएच कैसा होता है? बेसिक पीएच होता है, यानी सॉरी हाँ बेसिक पीएच होता है बिकॉज ऑफ द हाई पीएच ऑफ द गट। So because of the high pH, the toxin produced by B thuringiensis gets activated and the stomach of the what do we say, insect, it gets activated and the insect dies। Next question, the hypersecretion of ACTH leads to excessive growth of adrenal cortex causing। देखो ACTH हार्मोन यानी कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो उसकी वजह से एड्रेनल कॉर्टेक्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जिसके वजह से हमको कशिंग्स डिजीज देखने को मिलता है। हाइपर मतलब ज़्यादा, और हाइपोसेक्रीशन की वजह से क्या होगा? एडिसन्स डिजीज देखने को मिलता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लास्ट पार्ट। Which one of the following is a process of migration of chloride ions from plasma to RBC and carbonate ions from RBC to plasma? ओके हमने पढ़ा था आरबीसी के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आके वाटर के साथ बाइंड होता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू H+ एंड HCO3-। ये HCO3- बाहर जाता है और बाहर से क्लोराइड आयन अंदर आता है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिनन। ह्यूमन एबीओ ब्लड टाइप्स हैव डैश डिफरेंट फिनोटाइप्स। आपको कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स देखने मिलते हैं? ए, बी, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो, जनरल ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप के देखने को मिलते हैं? 4 टाइप के जो हमने पढ़े हैं। सो 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट। नर्वस सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स डेवलप्स फ्रॉम, हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस में, नर्वस सिस्टम कौन से जर्म लेयर से बनता है? एक्टोडर्म से। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये आपका नर्वस सिस्टम है। डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके बायोडाइवर्सिटी करने के लिए या कंजर्वेशन करने के लिए आपको नेचर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। कल्चर कलेक्ट करेंगे तो आपका कंजर्वेशन नहीं होगा। ये देखो एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक्स सिटू मतलब क्या होता है कि नेचुरल एरिया से बाहर आप अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट करके उसको प्रिजर्व कर रहे हो। हाँ तो ये एक तरीके का करेक्ट तरीका है। अलग अलग जगह से जिधर से भी जो भी नया कल्चर मिला है, जो भी नया ऑर्गेनिज्म मिला है, उसको लेके लैब में प्रिजर्व करो। सो दिस इज राइट। सिर्फ कॉलेज अगर टीचिंग कोर्सेज में पढ़ाएगी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है तो इससे थोड़ी कंजर्वेशन होगा। कंजर्वेशन प्रैक्टिकली करना पड़ता है। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। बोटानिकल गार्डन में कंजर्वेशन होता है, जूलॉजिकल पार्क में कंजर्वेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन। डैश इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर विच इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। एंथर का सबसे बाहर का लेयर कौन सा होता है? एपिडर्मिस, जो प्रोटेक्शन करता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड यील्ड्स व्हाट्स। जब आप फॉस्फोलिपिड ब्रेक डाउन करते हो तो फॉस्फोलिपिड ब्रेक डाउन करने से आपको क्या मिलता है? देखो ये आपका लिपिड मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपका ग्लिसरॉल रहता है, फॉस्फोरिक एसिड रहता है और फैटी एसिड्स रहते हैं। तो यू गेट ग्लिसरॉल, फॉस्फोरिक एसिड एंड टू चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स। क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में लिपिड्स में पढ़ा है हमने, कंपाउंड लिपिड्स के पार्ट में। ओके ऑल राइट। Diagram of uterine tubes of 4 women are shown with respect to label PQRS. In which of the above cases fertilization is impossible? फर्स्ट केस में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है क्योंकि इधर पे पार्शियल ब्लॉकेज हुआ है, मतलब अभी भी इधर से ओवम आगे जा सकता है और स्पर्म इधर आ सकता है। तो फर्स्ट केस में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। सेकेंड केस में एक ट्यूब ब्लॉक है, एक ट्यूब ओपन है, तो इधर पे भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। थर्ड केस में कंप्लीट ब्लॉकेज है, इधर पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि स्पर्म आ ही नहीं पाएगा आगे। और इस केस में भी फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे आपने ट्यूब्स को ही कट कर दिया है, ट्यूबेक्टोमी कर दिया है। सो ऑप्शन नंबर आर एंड एस यानी बी इज द राइट आंसर। स्पाइनल नर्व्स डिवाइड इनटू 3 ब्रांचेस एंड ईच ब्रांच इज कॉल्ड एज व्हाट। ये देखो ये आपका स्पाइनल नर्व है, ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, रेमस कम्युनिकेंस, रेमस वेंट्रालिस, रेमस डोर्सालिस। So ramus is the common name for all the 3 spinal nerves. So option number 4 is the right answer. The fossils of Cro-Magnon man were obtained in, आपके 5th चैप्टर के लास्ट टेबल में दिया है क्रो-मैग्नन मैन के फॉसिल्स कहाँ पर ऑब्टेन हुए थे? फ्रांस में। अ प्योरली मोटर नर्व इज, मोटर नर्व कौन सा? इधर इधर जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कुछ नर्व्स आपके सेंसरी नर्व्स है, कुछ नर्व्स आपके मिक्स्ड नर्व्स है, लेकिन जो आपका एब्डिकन्स है ये प्योरली मोटर नर्व है। पिछले 8 मॉक टेस्ट से मैं यही बोलते आ रही हूँ कि क्रेनियल नर्व का टेबल लर्न करो। ओके हु परफॉर्म द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द बेंडिंग ऑफ सीलियोप्टाइल टिप। आपका जो सीलियोप्टाइल टिप है ये सनलाइट के प्रेजेंस में बेंड होता है, ये किसने सबसे पहले बताया था? चार्ल्स डार्विन ने। और फिर F.W. वेंट ने हमको ऑक्सिन का डिस्कवरी करके दिया।
व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखो क्लास 11th रेस्पिरेशन चैप्टर में हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ा था। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, ना ही ऑक्सीजन यूज होता है और ना ही CO2 रिलीज होता है, ना ऑक्सीजन एडेड ना CO2 इज रिलीज। तो नाइदर ऑक्सीजन इज यूज, एक मिनट पीछे, नाइदर ऑक्सीजन इज यूज एंड नॉर CO2 is liberated in lactic acid fermentation. Growth hormone is also called as somatotropic releasing hormone. Yes, STH हार्मोन का दूसरा नाम है GH हार्मोन। ग्रोथ रेट इन इंडिया इज इंक्रीजिंग ड्यू टू, इंडिया में पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डेथ कम हो रही है और बर्थ बहुत ज़्यादा हो रहा है। डेथ को बोलते हैं मोर्टेलिटी और बर्थ को बोलते हैं नेटैलिटी। सिंपल लॉजिक है, लोग कम मर रहे हैं लेकिन पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। आर्टिफिशियल पेस मेकर वर्क्स लाइक डैश ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट का ये जो एट्रियम, राइट एट्रियम वाला रीजन होता है, यहाँ पे आपका ऐसे नोड प्रेजेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है। तो जिसके हार्ट में राइट एट्रियम में ये ऐसे नोड प्रॉपर काम नहीं करता है, यहाँ पे हम एक पेस मेकर लगाते हैं। तो ये पेस मेकर किसके जैसा काम करता है, सिनो एट्रियल नोड के जैसा, जिसको आप सिनो ऑरिकुलर नोड भी बोल सकते हो। फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल द स्पर्मेटोजोआ पास इनटू डैश। आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आपका स्पर्मेटोजोआ किधर जाएगा, ये देखो, ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, 1 मिनट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मेटोजोआ रेटेटेस्टिस के पास जाता है, फिर रेटेटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया के पास जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पहले रेटेटेस्टिस के पास आएगा, फिर वासा इफ्रेंशिया के पास जाएगा, फिर वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस के पास जाएगा, फिर एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंस के पास जाएगा। एरिथ्रोस शुगर इज अ टेट्रोस शुगर। आपके आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइड बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल होती है वो 4 कार्बन की होती है। क्लास 11 बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपने पढ़ा था मोनोसैकेराइड्स के जो पिंक बॉक्स का एग्जाम्पल है, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, तो उसमें आपने टेट्रोस का एग्जाम्पल पढ़ा था। एरिथ्रोस इज अ टेट्रोस शुगर, 4 कार्बन शुगर। एक्सेप्ट डैश ऑल ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर इन्वॉल्व इन स्पर्मियोजेनेसिस। देखो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, आपका जो स्पर्मेटिड है ये स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। तो आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का रीअरेंजमेंट होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन एक्रोजोम में होगा, सेंट्रियोल्स रीअरेंज होंगे और स्पर्म की टेल बनेगी। सो फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल्स यस, माइटोकॉन्ड्रिया यस, एक्रोजोम यस। इधर पे स्पर्म शॉर्ट नहीं होता है, स्पर्म की लेंथ इंक्रीज होती है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द रॉन्ग आंसर। Which of the following wildlife sanctuary is not in Maharashtra? Great Indian Bustard Sanctuary is not in Maharashtra. Next question. Leukocyte helps in allergic reaction. कौन सा ल्यूकोसाइट एलर्जी के कंडीशन में हेल्प करता है? बेसोफिल। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करता है। इओसिनोफिल्स क्या करता है? इओसिनोफिल्स आपका एसिडिक कंडीशन या फिर ये भी आपका एलर्जिक कंडीशन में रिलीज होता है, लेकिन ये एंटीहिस्टामिन का काम करता है। और बेसोफिल क्या करता है? बेसोफिल यूजुअली एलर्जिक कंडीशन में एक्सक्रीट होता है। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर एनीलिंग इज, जब आप PCR करते हो तो 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डीनेचुरेशन 92 डिग्री सेल्सियस में DNA को ब्रेक करोगे, फिर उसको एनीलिंग करना स्टार्ट करोगे यानी प्राइमर अटैच करोगे, तो ये 55 to 60 डिग्रीज के सेल्सियस के बीच में होता है। और फिर उसके बाद आपका एक्सटेंशन प्रोसेस स्टार्ट होता है जो 72 डिग्रीज में होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हिस्टोलॉजिकली स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखो, बाहर की तरफ वाइट मैटर है और अंदर की तरफ ग्रे मैटर है। तो इट कंटेन्स आउटर वाइट मैटर एंड इनर ग्रे मैटर। और इसका उल्टा स्पाइनल इसमें होता है, ब्रेन में होता है। स्पाइनल कॉर्ड में बाहर वाइट मैटर है, आपके ब्रेन में अंदर वाइट मैटर रहता है और बाहर ग्रे मैटर रहता है। थिक एंड मस्कुलर ट्यूनिका मीडिया इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ब्लड वेसल? ये देखो आर्टरी के पास 3 ब्लड वेसल्स होती हैं और वेन्स के पास 2 होती हैं। तो ये जो ट्यूनिका मीडिया है, आई मीन वेन्स के पास भी 3 होती है लेकिन थिक लेयर आपके आर्टरी में होती है। सो ट्यूनिका मीडिया इज प्रेजेंट इन आर्टरी, इट इज नॉट प्रेजेंट इन वेन्स, इट इज वेरी थिन इन वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अपोमिक्सिस इन प्लांट इज? अपोमिक्सिस यानी कि without gametes fertilization, without fusion of gametes. So option number 2 is the right answer. Amphimixis means with fusion of gametes. 3-phosphoglyceraldehyde undergoes dehydrogenation to form 1,3-diphosphoglyceric acid with the help of which enzyme? ये देखो, ये आपका 3-phosphoglyceraldehyde है and it is getting converted into 1,3-di-PGA. तो ये कौन से एंजाइम की मदद से हो रहा है? ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से हो रहा है। या तो ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज बोल सकते हो या तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, यानी बेसिकली हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है इधर पे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Biopatent is given for how much time period? For a specific period, sometimes for 3 years, for 5 years, for 7 years, for 10 years. तो बायोपेटेंट का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, डिपेंड करता है कि आपके एक्सपेरिमेंट में किसी और ने अगर कुछ नया इन्वेंशन किया तो वो पेटेंट चेंज हो जाएगा।
एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, अपने पोलन ग्रेन का जो एक्साइन मेम्ब्रेन होता है ये कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट से बनता है? स्पोरोपोलेनिन से। For what purpose PCR technique is used? To make multiple copies of the desired DNA. So to amplify यानी कि multiple copies बनाना. Dash is called anti-gibberellin where it acts antagonistic to gibberellin. गिबरलिन का काम होता है प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करना, तो इधर पे इथिलीन, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन ये तीनों एक टाइप के ग्रोथ प्रमोटर है, लेकिन एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है। ये गिबरलिन के अपोजिट काम करता है। गिबरलिन प्लांट को ग्रो करती है, एब्सिसिक एसिड प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज एंटागोनिस्टिक। एक्सेसिव डैश कॉजेज कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इन द सिटी लाइक मुंबई। कौन से प्रोसेस की वजह से पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता है? जब बाहर से लोग आपके सिटी में आएंगे, यानी कि एमिग्रेशन की वजह से। नेटिलिटी भी आएगा, नेटिलिटी यानी कि बर्थ रेट, लेकिन डेवलप्ड रीजन में ज़्यादा बर्थ नहीं होते हैं, लेकिन लोग माइग्रेट ज़्यादा करते हैं। गांव से लोग मुंबई में आते हैं या कहीं से भी लोग मुंबई में आते हैं फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो नेटिलिटी के कंपैरिजन में एमिग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी बाहर से लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा बट एमिग्रेशन आएगा, क्योंकि जब ट्रैवल करेंगे तभी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ना। तो एमिग्रेशन इज द राइट आंसर। सॉरी, एमिग्रेशन मतलब एग्जिट करना, सॉरी माय मिस्टेक। एमिग्रेशन मतलब एग्जिट करना, ई फॉर एमिग्रेशन, ई फॉर एग्जिट। इमिग्रेशन मतलब मैंने जो बोला मीनिंग सही है, बाहर से जब लोग अंदर आते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ता है, तो लोग इमिग्रेशन करते हैं। इमी यानी कि इनसाइड आना, सॉरी माय मिस्टेक। इमी यानी कि अंदर आना और एमी यानी कि बाहर जाना। मीनिंग सही है, मैंने सिर्फ ऑप्शन गलत बताया। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यानी कि बाहर से लोग जब सिटी में आते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए आता है, कोई एजुकेशन के लिए आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वैलिस्नेरिया पॉलिनेशन अकर्स। चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोफिली में हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली में पॉलिनेशन प्लांट के पानी के नीचे होता है, और एपीहाइड्रोफिली ने पॉलिनेशन पानी के सरफेस के ऊपर होता है। सो वैलिस्नेरिया में आपका पॉलिनेशन किधर होता है? ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। मतलब भगवान के नाम पे हम कौन सा ड्रग्स लेते हैं? गांजा फूकते हैं। सुना होगा ना आपने कि शिव भगवान का ये है, प्रसाद है, बट दिस इज ऑल स्टूपिडिटी, इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। द इको R1 इज ए डैश एंजाइम। इको R1 कौन से टाइप का एंजाइम है? इट इज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विच इज यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अमोनिया इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन डैश। अमोनिया जिसको वाटर सबसे ज्यादा चाहिए एक्सक्रीट करने के लिए, तो ये कौन से एनिमल्स में देखा जाता है सबसे ज्यादा? इट इज फाउंड मोस्टली इन बोनी फिशेज एंड लार्वल फॉर्म्स ऑफ एम्फीबियन बिकॉज दे कंटेन मैक्सिमम वाटर। विच RNA कैरीज अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम। RNA कैरी करने का काम किसका है? ट्रांसफर करने का काम किसका है? ट्रांसफर RNA का। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द फैक्टर दैट डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इज। इकोलॉजिकल सक्सेशन को डिटरमाइन करने का फैक्टर, सबसे 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 बेसिक फैक्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है? वाटर। वाटर के बिना कोई लिविंग स्पीशीज जनरेट हो ही नहीं सकता। रिसोर्स रिक्वायरमेंट इज मिनिमम बाय। इकोलॉजिकल सक्सेशन में हमने पढ़ा था कौन से ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने के लिए सबसे कम रिसोर्स चाहिए होते हैं? फर्स्ट कम्युनिटी यानी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, दैट इज पायोनियर कम्युनिटी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट इज। मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले वो कोई भी पेरेंट सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो उनमें से प्योर लाइन ऑब्टेन करते हैं, फिर उसका वो आर्टिफिशियल क्रॉस करते हैं और फिर उसका सेल्फिंग करके देखते हैं। सो 4 1 3 2 इज द राइट सीक्वेंस। माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड इज। इंसेक्ट को मारने के लिए कौन सा जेनेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया गया है? बैसिलस thuringiensis, जो आपके कैटरपिलर्स को मारता है, क्योंकि कॉटन के प्लांट को कैटरपिलर खराब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, हाउ रेगुलेटर जीन रेगुलेट्स केमिकल रिएक्शंस इन द सेल। रेगुलेटर जीन कैसे क्या करता है? रेगुलेटर जीन हमारे एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देता है, पॉलीमरेज एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है, तो आगे आपका स्ट्रक्चरल जीन्स प्रोटीन बनाएगा ही नहीं, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। GIP चैप्टर नंबर क्लास 11th ह्यूमन न्यूट्रिशन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, यह आपके क्या करता है? ये आपके डाइजेशन प्रोसेस को स्टॉप करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन विथ एप ब्रेन। एप और ह्यूमन के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो इसको बोलते हैं ह्यूमन विथ, सॉरी इधर पे नहीं आएगा, ये गलती से इधर आ गया, आंसर ठीक इधर पे आएगा। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज द मैन विथ एप ब्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट ऑप्शन। ओके,
ह्यालुरोनिडेज एंजाइम किसके पास होता है? एक्रोसोम रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। फिर आपका कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। कैपेसिटेशन में स्पर्म का टेल का मूवमेंट फास्ट होता है। कोलेस्ट्रम मैमरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, यानी कि मदर के ब्रेस्ट से। सेरिब्रम डिफर्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इन, सेरिब्रम यानी कि आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में मैंने क्या बोला था? बाहर ग्रे मैटर होता है, आउटसाइड ग्रे मैटर एंड इनसाइड व्हाइट मैटर होता है। और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? बाहर व्हाइट मैटर होता है। सो इट सेरिब्रम में ग्रे मैटर बाहर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये ग्रे मैटर है और ये व्हाइट मैटर है इधर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनसीजर टीथ आर मेंट फॉर, इनसीजर यानी आपके साइड साइड के ड्रैक्युला वाले टीथ। ये इनसीजर टीथ का क्या काम होता है? बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ द फूड मॉलिक्यूल। यस एवरीबडी? नहीं, ये कैनाइन्स है, ये इंसीजर है। इंसीजर का मतलब क्या होता है? खाने को तोड़ने में हेल्प करते हैं। दीज आर कैनाइन्स। फिर उसके बाद प्रीमोलार्स, फिर उसके बाद मोलार आते हैं। ओके, तो इंसीजर का काम होता है, आप रोटी को कैसे चबाते हो या जब आप आम खाते हो तो आगे के इंसीजर से काटते हो, तो उसका काम होता है बाइटिंग एंड कटिंग। ओके, तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइबोसोमल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन विच पर्टिकुलर सेल? ऑर्गेनल। तो देखो, न्यूक्लियोलस में आपका राइबोसोम्स बनता है, लेकिन न्यूक्लियस में आपका जो डीएनए है, ये डीएनए तीनों टाइप का आरएनए बनाता है, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। सो ये तीनों टाइप के आरएनए जो नॉन जेनेटिक आरएनए हैं, ये आपके न्यूक्लियस में डीएनए से बनते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनेगा और राइबोसोम्स में प्रोटीन्स बनेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम प्रेजेंट होता है। सो ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Saliva contains which enzyme? Amylase enzyme, which helps in the breakdown of starch. Class 11th Human Nutrition chapter. Which transgenic food crop may help in solving the problem of night blindness? कौन सा ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप हम नाइट ब्लाइंडनेस के लिए यूज करते हैं जिससे हमको विटामिन ए मिले? गोल्डन राइस, बिकॉज गोल्डन राइस हैज द एक्सेस ऑफ विटामिन ए विच हेल्प्स इन क्यूरिंग नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन बायोटेक्नोलॉजी? कौन सा सबसे बेस्ट ऑर्गेनिज्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? ई कोलाई सबसे बेस्ट आपका क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन टाइम कम है, रिजल्ट फास्ट आता है एंड इट ऑल्सो मैचेस डीएनए विद दैट ऑफ ह्यूमन। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैव, देखो क्लास 11th बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स वाले पार्ट में, शुगर दो टाइप की होती है, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर एंड सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या होता है? जिसके पास फ्री अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप होता है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब जिसके पास फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल? हमारा जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है, लीफ के पास ऐसे जो गार्ड सेल होते हैं, ये गार्ड सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। 8वीं 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हो तो बोलना मत ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, एक थप्पड़ पड़ेगा नहीं तो। बेसिक कॉमन सेंस है ये। ओके, मतलब ये तो वही बात हो गई कि तुमसे मैंने पूछा व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पता है ना? तो ये सारी अनसेट चीजें होती है, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं और ये आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एवोल्यूशन? एवोल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वेरिएशंस, यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। वेरिएशंस होंगे तो आप नेचर को अडेप्ट करोगे, नेचर आपको सिलेक्ट करेगा, आपके एनाटॉमी में डेवलपमेंट होगी, आपके स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगी, लेकिन वेरिएशन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। डैश इज द साइट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए किधर बनता है? आपके ये डैश इज द साइट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए का ट्रांसलेशन किधर होता है? राइबोसोम्स में, क्योंकि एमआरएनए आपके राइबोसोम के ऊपर जाता है और फिर इधर पे आपका टीआरएनए आपके अमीनो एसिड्स लेकर आता है। तो टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन, एमआरएनए के पास कोडॉन और ये आपका राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स नीड द प्रेजेंस ऑफ विच जीन? रूट नोड्यूल्स क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं, तो इनके पास राइजोबियम वाला जीन्स प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी मदद से ये नोड्यूल जीन्स बना सके, रूट नोड्यूल्स बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो अल्टीमेटली बिकम्स विच शेप? हमारा जो फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है वो हमको कैसे देखने को मिलता है? ऐसे हॉर्स शू के शेप के जैसे देखने को मिलता है। तो इसको आप बोलते हो हॉर्स शू शेप, या इसको आप लेट हार्ट स्टेज भी बोल सकते हो या टॉर्पिडो स्टेज भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पी प्लांट्स ऑल कैरेक्टर्स आर रिसेसिव एक्सेप्ट ग्रीन सीड्स रिसेसिव, ड्वार्फनेस रिसेसिव, रिंकल सीड रिसेसिव, लेकिन ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। एक्सिलरी फ्लावर्स यानी कि ऐसे साइड साइड में जो फ्लावर्स होते हैं ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और टर्मिनल फ्लावर्स यानी कि एंडिंग में फ्लावर्स रहेंगे, सो दिस इज रिसेसिव कैरेक्टर। ये देखो। ओके, नेक्स्ट, अ कॉमन बाय कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज इज विच वन? प्लांट डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट हम यूज करते हैं? बैसिलस तुरिंजिनेसिस फेमस है ये, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है।
इन स्लज डाइजेस्टर व्हाट इज द रोल ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया? स्लज डाइजेस्टर यानी कि टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट में अपने बैक्टीरिया का क्या रोल होता है? दीज बैक्टीरिया ग्रो एंड दे डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंगा इन द स्लज। एनारोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, तो ये क्या करते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया को खा लेते हैं, फंगस को खा लेते हैं और ऊपर सरफेस के ऊपर फ्लॉक बना के जमा हो जाते हैं। सो दीज बैक्टीरिया ग्रो एंड डाइजेस्ट अदर बैक्टीरिया। नेक्स्ट, डैश इज एन एस्केरिसाइडल ड्रग। एस्कैरियासिस को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज करते हैं? मेबेंडाजोल। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में। Undifferentiated primordial germ cells are larger in size and their chromatin-rich nuclei are present in which phase? देखो, आपका जो अनडिफरेंशिएटेड प्रिमोडियल सेल होता है ये साइज में बड़े होते हैं और इनका क्रोमैटिन नेटवर्क भी प्रेजेंट होता है। अनडिफरेंशिएटेड बोला है मतलब मियोसिस नहीं हुआ है। मियोसिस नहीं हुआ है मतलब इसके ऊपर का ही प्रोसेस है, यानी कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज में आपके सेल्स एकदम क्लियरली दिखाई देते हैं और सारे सेल्स एकदम क्लियरली, क्योंकि प्रिमोडियल जर्म सेल बोला है ना, प्रिमोडियल जर्म सेल्स मल्टीप्लिकेशन फेज में देखने को मिलेंगे। ग्रोथ फेज में तो आपका प्राइमरी सेल देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। ग्रोथ फेज में आपका प्रिमोडियल जर्म सेल नहीं रहता है, आपको प्राइमरी सेल दिखाई देता है, या तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या तो प्राइमरी oocyte। तो प्रिमोडियल जर्म सेल बोला, इधर ही हिंट मिल जाना चाहिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट फेज। टर्जिड सेल हैव हाई अमाउंट ऑफ। टर्जिड मतलब क्या होता है? फूला हुआ सेल। जैसे किशमिश को पानी में डाल के रखो तो किशमिश फूल जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा। सो टर्जिडिटी यानी कि स्वोलन सेल। सो टर्जिडिटी की वजह से क्या होता है? सेल के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा भर जाता है। मशरूम इंक्लूड्स हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन। मशरूम में सबसे कम आपका क्या बोलते हैं, कैलोरीज होते हैं और बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है, इसलिए जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं वो लोग ज़्यादातर मशरूम प्रेफर करते हैं। अ जीन इज मेड अप ऑफ डैश। हमारा जीन किससे बना हुआ होता है? या तो आरएनए से या तो डिपेंड करता है डीएनए से, कि वो वायरस का है या यूकैरियोटिक सेल का डीएनए। सो जीन इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड आरएनए। द ट्राइंगुलर वेव इन ईसीजी इज, देखो ये अपना ईसीजी है, ये आपका क्यू वाला ग्राफ है, यहाँ पे आर और यहाँ पे आपका एस वाला ग्राफ आता है, ठीक है। सो क्यू आर एस ये आपको टी ऐसा वेव जैसा ट्राइंगुलर वेव जैसा सिग्नल दिखाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक इवेंट्स रिप्रेजेंट केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज? इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब क्या होता है? आपका जो होमोलोगस रीजन होगा, ये होमोलोगस रीजन, यहाँ पे अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। तो ओकेजनल सेपरेशन ऑफ टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम बाय रिकॉम्बिनेशन इवेंट, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा जिसके वजह से आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यस एवरीबडी? यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम मैकेनिकल शॉक? आपके सीड को बाहर के मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करना है तो उसके बाहर कौन सी लेयर होती है? टफ टेस्टा, जो आपके सीड को किसी भी तरीके के मैकेनिकल प्रेशर से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज, अपना पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर आपके 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। सो इट इज एंडोस्पोरिक, क्योंकि इसका डेवलपमेंट आपके माइक्रोस्पोर के अंदर ही होता है। हाइपोसेक्रेशन ऑफ ACTH causes what? Addison's disease. Next question. The first antibiotic discovered by Alexander Fleming was penicillin. Next. Dash is the scientific name of modern man. आपको अपना नाम तो पता ही होना चाहिए, होमो सेपियन सेपियन। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 2 बार सेपियन आता है, सो ये याद रखो। तो आई होप आपको ये मॉक टेस्ट सॉल्व करने में मजा आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट था मॉक टेस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, डरो मत, इससे लेसन लो और आगे के मॉक टेस्ट के लिए और अच्छे से तैयारी करो। गणपति आ रही है, गणपति को टाइम टू टाइम एंजॉय करो, लेकिन भूलो मत सीईटी एग्जाम भी नजदीक आ गई है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। प्लीज 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 लास्ट के 10 दिन में अपना फोकस मत जाने दो, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट।